17 मई 2023 ये वो टाइम था जब हैदराबाद में एक सफाई कर्मचारी हर रोज की तरह अपना झाड़ू लगा रहा था और वो झाड़ू लगाते लगाते सारे के सारे कचरे को एक तरफ इकट्ठा कर रहा था। बाद में जब सारा कचरा इकट्ठा हो गया तो उसने उसे एक थैली में डालकर एक ऐसी जगह पर ले जाकर फेंक दिया जहां पर कूड़े का पहले से ही ढेर लगा हुआ था। लेकिन इसी ढेर में कुछ एक ऐसी उसे चीज दिखाई पड़ती है जो कि नॉर्मल नहीं थी। एक थैली थी जो कि देखने में बिल्कुल नई थी और सुधाकर को उसे देखकर ये बात लगने लगी कि जरूर इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज हो सकती है जो कि उसके काम आ जाए। और यही बात सोचकर वो उसके पास जाकर जब उस थैली को चेक करने लगता है तो उसने देखा कि इसकी जो गांठ थी वो बड़ी ही टाइट लगी हुई है। लेकिन जैसे तैसे कर उसने वो गांठ खोली और उसके अंदर उसने देखा कि यहाँ पर तो एक काला कपड़ा मौजूद है। उसने उस काले कपड़े को भी खोला। पहले उसके दिमाग में ये बात थी कि अगर कपड़ा है तो हो ना हो किसी न किसी के गहने हो सकते हैं इसमें और कोई न कोई गलती से यहाँ पर फेंक गया होगा। लेकिन उसके अंदर जो चीज निकली उसे देखकर उसका दिल दहल गया, क्योंकि इसके अंदर पैसे, गहने या फिर ऐसी कोई कीमती चीज नहीं, जबकि उसके अंदर एक महिला का सिर था। इसको देखकर वो काफी ज्यादा घबरा गया और वो तुरंत अपने आप को पीछे कर लेता है। जिसके बाद उसने वहां पर आसपास में जो लोग सुबह सुबह घूमने के लिए आए हुए थे उन सभी को ये बात बतानी शुरू की। कुछ एक देर बाद ही वहां पर मौजूद लोगों ने पुलिस के पास कॉल कर दिया और पुलिस वाले भी वहां पर आ पहुंचते हैं। पुलिस वालों ने उस सिर को अपने कब्जे में ले लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन अभी भी पुलिस वालों को और वहां पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था कि ये महिला कौन है। पुलिस ने उस महिला के सिर का फोटो खींच लिया और उसके बाद वहां आसपास के जितने भी एरिया थे वहां पर इस बारे में पूछताछ करनी शुरू की कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति मौजूद है जो कि इस महिला को जानता हो। लेकिन अभी तक एक भी बंदा ऐसा सामने नहीं आया जो कि उस महिला को पहचानता हो। तो पुलिस ने हैदराबाद में मौजूद बाकी पुलिस स्टेशन में इस बारे में पूछताछ करनी शुरू की कि क्या इस महिला की कोई मिसिंग रिपोर्ट आई है। लेकिन पुलिस वालों को कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं मिली। दूसरी तरफ पुलिस वाले उस महिला के अब बाकी शरीर को भी ढूंढने लगती हैं। इसके साथ साथ पूरी तहकीकात चल रही थी कि आखिरकार ये महिला कौन है और इसकी पहचान आखिरकार उन्हें कहां से हो सकती है। काफी सारी तहकीकात कर लेने के बाद भी जब पुलिस वालों के हाथ कुछ भी नहीं लगता तो आखिर में उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग इसके फेस का पोस्टर सारी की सारी ऐसी जगहों पर लगवा देंगे जो कि पब्लिक प्लेस है और आने जाने वाले लोग उन्हें देखते हैं। तो जल्द ही पुलिस ने इस महिला के पोस्टर रेलवे स्टेशन और वहां पर मौजूद बस स्टैंड के ऊपर लगवा दी। लेकिन अभी भी पुलिस वालों के पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई जिससे वो लोग इस बात का पता लगा पाए कि आखिरकार ये महिला कौन है। तो पुलिस वाले और ज्यादा इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने लगते हैं और उस जगह पर फिर से पुलिस वाले जाते हैं जहां पर ये सिर मिला था। और वहां पर थोड़ी देर तहकीकात करने के बाद एक पुलिस वाले का ध्यान वहीं पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे के ऊपर जाता है और उसने बाकी पुलिस वालों से ये बात कही कि वो बंदा जरूर इस सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया होगा जिसने कि ये सिर यहाँ पर फेंका है। लेकिन जैसे ही पुलिस वालों को वो रिकॉर्डिंग मिलती है तो उन्होंने पिछले एक दिन की और उस दिन की पूरी रिकॉर्डिंग छान मारी, लेकिन कोई भी ऐसा बंदा उन लोगों के सामने नहीं आया जिन्होंने यहाँ पर कोई कचरा फेंका हो या फिर ये काली थैली ही यहाँ पर किसी ने ड्रॉप की हो। तो पुलिस वाले फिर से इस वीडियो को देखते हैं, काफी बार देखते हैं और इसी तरह वीडियो देखते देखते वो लोग वीडियो के 2 दिन पहले जा पहुंचते हैं और उसी टाइम उन लोगों को नजर आता है कि एक बंदा काली सी थैली इस तरफ फेंक रहा है। और पुलिस वालों को देखते ही पता चल गया कि हो ना हो यही वो बंदा है जिसने ये थैली फेंकी थी और इसी में सिर था। पुलिस वालों को वो बंदा मिल तो गया, लेकिन अब वो लोग ये सोच रहे थे कि अब ये जाएगा कहाँ। तो उन लोगों ने देखा कि ये बंदा आगे वहां पर मौजूद एक दुकान के पास गया और वहां से उसने पानी की बोतल खरीदी। और उसमें भी जो सबसे अच्छी बात थी उसने पैसे कैश में नहीं जबकि ऑनलाइन पेमेंट की थी। तो पुलिस वाले सीधे के सीधे उस दुकान पर जा पहुंचते हैं जहां पर इस बंदे ने ये पानी की बोतल खरीदी थी और उस दुकानदार से पूछताछ करनी शुरू की कि 15 तारीख को एक आदमी तुम्हारे पास आया होगा और उसने पानी की बोतल तुमसे खरीदी थी। तो दुकानदार ने ये बात कही कि जनाब यहाँ पर तो हर रोज काफी सारे लोग यहाँ पर पानी खरीदने के लिए आते रहते हैं, काफी सारा और भी सामान खरीदते हैं, मुझे इस बारे में कुछ भी याद नहीं। तो पुलिस वालों ने कहा कि उसने तुम्हें ऑनलाइन पेमेंट की थी। तो दुकानदार ने कहा कि जनाब ऑनलाइन पेमेंट करने वाले भी काफी सारे लोग आते हैं, लेकिन हाँ सारे के सारे जितने लोग 15 तारीख को मेरे पास ऑनलाइन पेमेंट करके गए थे उन सभी की डिटेल मैं आप लोगों को दे सकता हूँ। तो पुलिस वालों ने सीसीटीवी कैमरे से टाइम तो देख ही लिया था और उसके बाद पुलिस वालों ने पेमेंट का टाइम देखा और जो चीजें सेट बैठ रही थी बिल्कुल 20 रुपए के उसने आदमी ने पेमेंट कर रखी थी, उस आदमी की सारी डिटेल पुलिस वालों ने निकाल ली और डिटेल में पता
चलता है कि इस आदमी का नाम चंद्रमोहन है। चंद्रमोहन की सारी डिटेल निकालने के बाद पुलिस वाले उसके घर जा पहुंचते हैं और पुलिस वाले जाकर उसका दरवाजा खटखटाते हैं। चंद्रमोहन घर के उस टाइम अंदर ही था और उसने आकर गेट खोला। पुलिस वालों ने सीधा का सीधा ये बात पूछी कि आपका नाम क्या है। चंद्रमोहन ने अपना नाम बताया और उसके बाद पुलिस वाले उसके घर के अंदर चले जाते हैं इस बात की पूछताछ करने के लिए कि आखिरकार वो उस दिन वहां पर क्यों गया था। चंद्रमोहन को अभी कोई अंदाजा नहीं था कि उन्हें वो सिर मिल चुका है और सीसीटीवी कैमरे की जो वीडियो थी उसे देखकर पुलिस वाले यहाँ पर आए हैं। तो चंद्रमोहन ने पुलिस वालों को बताना शुरू किया कि जनाब मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ और इसी कारणों के चलते मुझे शहर में काफी जगह जाना पड़ता है। तो पुलिस वालों ने कहा कि चलो ठीक है, पूरे शहर में तुम्हें जाना पड़ता होगा, लेकिन इस जगह पर जाकर जो काली थैली फेंकी थी उसमें क्या था। ये बात सुनकर चंद्रमोहन थोड़ा घबरा गया और उसने कहा कि जनाब वो तो सिर्फ और सिर्फ घर का छोटा मोटा सामान था, एक्स्ट्रा सामान था, वो मैं फेंक कर वहां पर आया था। तो पुलिस वाले इस टाइम जब चंद्रमोहन से बातें कर रहे थे तो उसकी हाथों पर थोड़ी चोट लगी हुई थी। तो उससे इस बारे में पूछना शुरू किया कि आखिरकार तुम्हें ये चोट कैसे लगी। अब चंद्रमोहन और ज्यादा घबरा चुका था, लेकिन वो फिर भी पुलिस वालों से बातें करता है और ये बात कहता है कि हाँ, एक जगह मैं गिर गया था बाइक से, वहीं पर ये चोट मुझे लगी थी। लेकिन पुलिस वालों ने जब ये देखा कि ये अब थोड़ा घबराने लगा है तो उन्हें शक हो गया कि जरूर इस बंदे के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है और उन लोगों ने उसके ऊपर थोड़ा दबाव बनाना शुरू कर दिया। पहले तो वो लोग अपने साथ उसे पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं और वहां पर ले जाकर उससे पूछताछ करनी शुरू करते हैं। कुछ एक देर तक तो वो यूं ही बातों को टालता है, लेकिन उसके बाद पुलिस वालों को उसने पूरे एक्सप्लेन करके सारी की सारी बातें बताई, जिसमें इस बात का खुलासा होता है कि उसने एक बड़े ही बेरहमी से महिला की जान ले ली है। वो पुलिस वालों को अपने साथ अपने घर पर लेकर जाता है और वहां पर जाने के बाद पुलिस वालों से ये बात कहता है कि जनाब जरा इस फ्रिज को खोलिए। पुलिस वालों ने जैसे ही वो फ्रिज खोला तो पुलिस वालों की भी आंखें फटी की फटी रह गई कि यार ये क्या है, क्योंकि उस फ्रिज के अंदर एक महिला के हाथ और पैर थे जो कि बड़े ही बेरहमी से काट दिए गए थे और बड़े ही गंदे तरीके से ठूस ठूस कर उस फ्रिज में फंसाए गए थे। उसके बाद चंद्रमोहन पुलिस वालों को दूसरी तरफ लेकर जाता है एक ड्रम के पास जहां पर उस महिला का धड़ पड़ा हुआ था। तो पुलिस वालों को अब वो सिर मिल चुका था उस कचरे की पेटी से, दूसरी तरफ उसके हाथ पैर मिल चुके थे, धड़ भी मिल चुका था, लेकिन अभी भी पुलिस वालों को समझ नहीं आया था कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा है। तो चंद्रमोहन ने वहीं पर बैठकर पुलिस वालों को बताना शुरू किया। उसने बताया कि जनाब इस महिला का नाम अनुराधा रेड्डी है, ये 55 साल की थी और ये हमारे घर के ऊपर ही रहा करती थी। दरअसल ये मेरे दोस्त रमन रेड्डी की वाइफ है। रमन रेड्डी और मैं बचपन से ही काफी अच्छे दोस्त थे। बाद में उसकी शादी हो गई और शादी हुई उसकी अनुराधा रेड्डी से। शादी के बाद रमन को एक लड़की होती है। उसका परिवार बड़े ही अच्छे से चल रहा था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसके कारण रमन रेड्डी की मौत हो गई। जैसे ही रमन रेड्डी की मौत होती है तो उसका पूरा का पूरा परिवार हिल गया। उसके साथ साथ मेरा भी वो काफी अच्छा दोस्त था, जिसके कारण उस सदमे से निकलने में मुझे भी काफी ज्यादा टाइम लगा था। दूसरी तरफ इस महिला का तो पति ही चला गया था इस दुनिया से, तो इसका तो बुरा हाल था ही। लेकिन रमन मेरा काफी अच्छा दोस्त था। अनुराधा के साथ भी मेरी जान पहचान हो चुकी थी और जैसे ही रमन की मृत्यु होती है तो मैंने अनुराधा से ये बात बोल दी थी कि अगर उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि रमन मेरा काफी अच्छा दोस्त था और उसकी फैमिली बिल्कुल मेरी फैमिली जैसी है। मैं अनुराधा की हर वो मदद किया करता था जिसकी उसे जरूरत हो और इसी तरह टाइम बीतता रहता है। अनुराधा के घर वालों ने ये बात कही कि उसे दोबारा से शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन इस बात के लिए अनुराधा ने साफ इनकार कर दिया और वो काफी ज्यादा पढ़ी लिखी थी तो उसने अपनी नर्सिंग की पढ़ाई को कंप्लीट करके जॉब करना शुरू कर दिया। इसी तरह टाइम बीतता रहता है। उनके घर पर ज्यादा खर्चा तो था ही नहीं। अनुराधा सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी के ऊपर सारा खर्चा किया करती थी और उसे आगे पढ़ा रही थी। इसी तरह और ज्यादा टाइम बीतता है। उसकी बेटी लगातार बड़ी हो रही थी और घर में अब खर्चे बढ़ रहे थे, तो उसने अपनी वो जॉब छोड़कर LIC में काम करना शुरू कर दिया। यहाँ पर इसके काफी अच्छे पैसे बन रहे थे, तो इसने अपनी बेटी को पढ़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया भेज दिया ताकि वो बाहर जाकर काफी अच्छी पढ़ाई करे और उसके बाद काफी अच्छी नौकरी लग जाए। अब उसके पास घर तो पहले से था ही और खर्चा उसका कुछ था नहीं। LIC में उसके काफी सारे पैसे बन रहे थे, तो एक टाइम ऐसा आया जब उसके पास काफी सारे पैसे इकट्ठा हो गए, लेकिन अभी भी वो अपने घर पर अकेली रहा करती थी। तो मैंने अनुराधा से ये बात कही कि पहले तो वो अपनी बेटी के साथ यहाँ घर पर बड़े ही आराम से रहा करती थी, लेकिन उसकी बेटी के ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद वो पूरे तरीके से घर में अकेली पड़ चुकी है, तो क्यों न वो हमारे साथ आकर रहने लगे, क्योंकि हमारे घर पर भी मैं और मेरी माँ सिर्फ 2 लोग ही रहा करते थे और हमारे घर के ऊपर
ऊपर फर्स्ट फ्लोर बिल्कुल खाली पड़ा रहा करता था। तो अनुराधा इस बात के लिए मान गई और वो हमारे घर पर आकर रहने लगी और इसी बीच हम दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा नजदीक भी आ गए। चंद्रमोहन की माँ का ये कहना था कि अगर वो उस महिला के साथ शादी करना चाहता है तो वो कर सकता है, क्योंकि वो भी बेचारी अकेली है और तुम्हारी भी अभी शादी नहीं हुई है। वैसे भी तुम दोनों एक दूसरे से लगता है कुछ ज्यादा ही प्यार करते हो, तो क्यों न तुम लोग शादी कर लो। लेकिन चंद्रमोहन और अनुराधा रेड्डी दोनों के दोनों ओपन रिलेशनशिप में रहना चाहते थे, जिसके कारण अनुराधा रेड्डी उनके घर के ऊपर रहने लगी। इसी तरह उन दोनों का टाइम बड़े ही अच्छे से बीत रहा था और उसके बाद टाइम आया 2018 का। चंद्रमोहन की भी काफी सारी फैक्ट्रियां चलती थी, लेकिन 2018 में कुछ एक ऐसी घटना घटती है जिसके कारण उसे काफी ज्यादा घाटा लगा। अनुराधा के पास अब काफी सारे पैसे थे और वो अपने आस पड़ोस में जितने भी लोग मौजूद थे जिन्हें भी पैसे की जरूरत होती तो वो उन्हें ब्याज पर पैसे दिया करती थी। और इसी बीच जब पैसे की जरूरत चंद्रमोहन को पड़ी तो वो जा पहुंचता है अनुराधा के पास और उसने ये बात कही कि जैसे ही उसका काम दोबारा से शुरू होगा तो वो उसके सारे पैसे लौटा देगा। अनुराधा को इस बात में कोई दिक्कत नहीं थी और उसने चंद्रमोहन को 8 लाख रुपए दे दिए। लेकिन जब तक उसका काम दोबारा से बन पाता, अच्छे से उसकी फैक्ट्रियां चल पाती, तब तक 2020 का टाइम आ चुका था और इस टाइम कोरोना आ चुका था, जिसके कारण पूरा देश आप लोग जानते ही हैं बंद पड़ा था और किसी का भी कोई काम नहीं चल रहा था। तो अनुराधा ने जितने लोगों को भी उधार पैसे दे रखे थे उन सभी ने यही बात कही कि उनके खुद के लाले पड़े हुए हैं, आखिरकार वो उसे पैसे वापस कहां से दे। इस टाइम अनुराधा LIC में लगी हुई थी, लेकिन कोरोना आने के बाद उसका काम धंधा बिल्कुल ठप हो चुका था और जितनी भी उसने सेविंग कर रखी थी वो तो उसने उधार वालों को दे रखी थी। तो उसे पैसों की जरूरत पड़ने लगी और उसने चंद्रमोहन से भी ये बात कही कि उसे पैसे चाहिए। लेकिन चंद्रमोहन के पास अभी पैसे नहीं थे तो उसने साफ इनकार कर दिया कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं और जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा वो उसके सारे पैसे लौटा देगा। लेकिन इस टाइम तक देखें तो शायद अनुराधा के पास सारे पैसे खत्म हो चुके थे, जिसके कारण अनुराधा बार बार उससे पैसे मांगा करती थी, लेकिन चंद्रमोहन हर बार उसे टाल देता। लेकिन उस टाइम अनुराधा जैसे तैसे कर अपना काम चला लेती है। टाइम बीतता रहता है और उसके बाद टाइम आया 13 मई 2023 का, जब अनुराधा और चंद्रमोहन के बीच इसी पैसे को लेकर विवाद हो गया। इन दोनों के बीच काफी ज्यादा बहस होती है और जब ये बहस हो रही थी तो चंद्रमोहन इसी बीच किचन में जाता है और वहां से एक चाकू निकाल लाता है, जिसके बाद उसने अनुराधा के पेट में वो चाकू मार दिया। लेकिन चाकू मार देने के बाद भी वो उसके ऊपर काफी सारे हमले करता है। लेकिन कुछ एक देर बाद जब उसका गुस्सा शांत होता है तो उसे भी कुछ समझ नहीं आया कि यार उसने गुस्से गुस्से में ये क्या कांड रच दिया। लेकिन जो भी हो, अब तो वो कांड रचा जा चुका था, तो वो वहीं पर बाथरूम में जाता है और उस चाकू को साफ करके वापस किचन में रख देता है और पोंछा उठाकर जितना भी खून नीचे बिखरा हुआ था उसे साफ करने लगता है। उसने शाम तक वेट किया और उसके बाद वो जा पहुंचता है मार्केट और उसने वहां से एक पत्थर काटने वाली मशीन ली और कुछ एक चीजों को लेकर वो वापस अपने घर पर आता है। और यहाँ पर आने के बाद उसने अनुराधा के शरीर के हिस्सों को छोटा छोटा काटना शुरू किया। पैरों को अलग कर दिया, हाथों को अलग कर दिया और आखिर में गर्दन को अलग कर दिया। उसे अभी भी डर था कि इसके फेस को देखकर कोई ना कोई ऐसे पहचान लेगा, तो उसने उस सिर को एक कपड़े में बांधा, उसके बाद एक थैली में डाला ताकि इससे निकलने वाला खून कहीं बाहर ना बहे। और इसके बाद उसने उसके सारे हाथ पैरों को उठाकर वहीं फ्रिज में सेट कर दिया, क्योंकि अगर वो बाहर छोड़ता है उन्हें तो उनसे काफी गंदी बदबू आएगी। और इसके अलावा उसका जो धड़ बचा था, पेट वाला हिस्सा, उसे कपड़े में लपेटकर साइड में ड्रम में रख देता है। ये अगले 2 दिनों तक ये सारे के सारे काम करता है और उसके बाद टाइम आया 15 मई का, जब उसने वो थैली उठाई और निकल पड़ा उस जगह पर जहां पर ये सिर मिला था। वहां पर जाने के बाद ये इस सिर को साइड में फेंक देता है और वहीं पर मौजूद दुकान से पानी की बोतल लेता है अपने हाथ धोने के लिए। चंद्रमोहन का ये भी कहना था कि ये सिर वहां पर उससे गलती से गिर गया, ये तो उसे आगे नदी में फेंकने के लिए जा रहा था, क्योंकि अगर वो नदी में फेंकता है तो इसका कोई भी अंदाजा नहीं कि ये सिर कहां पर जाकर रुकेगा। अपने हाथ धोने के लिए उसने पानी खरीदा और उसके बाद उसने ऑनलाइन पेमेंट की और हो सकता है अगर वो ऑनलाइन पेमेंट ना करता तो भी वो कभी पकड़ा ना जाता। पुलिस वालों को जैसे ही इस केस की पूरी डिटेल पता चलती है तो उन्होंने उसे अपनी हिरासत में ले लिया और उसके ऊपर केस फाइल कर दिया। और कुछ इस तरह उसने थोड़े से पैसों के लिए अपने दोस्त की उस वाइफ को मार डाला जो कि उसका काफी ज्यादा करीबी दोस्त था, और उसकी मौत पर वो काफी दिनों तक सदमे से बाहर नहीं आया था। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इसी तरह की और क्राइम स्टोरी सुनने के लिए ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों आज का शाउट आउट सिब्बू को एंड राइट ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए केस के साथ।